अच्छा जी, आज हम लोग नाइन्थ आर्ट्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट ज़कात उशर एंड इनहेरिटेंस। तो इसकी एक ही एक्सरसाइज है, जो टफ नहीं है। ये बेसिकली आपके इस्लाम के रिलेटेड एक चैप्टर है जो बहुत ही मज़े का चैप्टर है अगर आप इसको मज़े से लेके चलें। तो सबसे पहले इसमें मोस्टली वो कॉन्सेप्ट हैं जो आप इस्लामियत में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं अगर फिर भी तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप क्या हो जाएंगे, इससे मजबूत हो जाएंगे और ये ज़रूरी है आपकी रियल लाइफ के अंदर भी आपके लिए। अच्छा जी, ज़कात होता क्या है पहले तो ये देख लें। कहते हैं ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। आप जैसे कि जानते हैं इस्लाम के 5 पिलर्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले शहादा, फिर नमाज, फिर रोज़ा, ज़कात और हज। ये 5 पिलर्स हैं, सही है। तो उनमें से जो एक पिलर है वो क्या है, ज़कात का है, ऐसे ही। तो इट इज़ अमाउंट, और साथ में है कि ये वो अमाउंट है विच वेल्थी मुस्लिम पेज टू द पुअर एंड नीडी, के जो रिच मुसलमान हैं वो ज़रूरतमंद लोगों को या जो गरीब हैं उनको क्या करते हैं, पे अमाउंट देते हैं। ये वो अमाउंट है, ठीक है। तो द रेट ऑफ ज़कात, और ज़कात कितनी देनी चाहिए उसका क्या रेट है, तो वो है 2.5%। या फिर जितनी भी टोटल वेल्थ है उसका 40वां हिस्सा अगर आप दें तो वो क्या होती है, ज़कात होती है। कि फ़र्ज़ करें आपके पास जितनी भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट, अगर उसका 2.5% मतलब कि 40वां हिस्सा निकाल लिया जाए उस पूरे तमाम माल का या कैश अमाउंट का, तो जो आपके सामने आएगी अमाउंट वो क्या होगी, वो ज़कात होगी, ठीक है। फिर आते हैं निसाब क्या होता है और साहिब निसाब क्या होता है। तो एक क्या कहते हैं, निसाब कहते हैं बेसिकली 7.5 तोला गोल्ड, यहाँ पे 52.5 तोला चांदी मतलब कि सिल्वर को। यहाँ पे उसी के बराबर एक आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ है कि मतलब उस कैश से आप 7.5 तोला गोल्ड या 52.5 तोला सिल्वर ले सकते हो। तो वो जो अमाउंट है कैश की, गोल्ड की या सिल्वर की, वो निसाब कहलाती है। वो क्या कहलाई जाती है, निसाब। और वो मुसलमान जिनके पास ये मौजूद होती है उसको साहिब निसाब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, साहिब निसाब। तो 7.5 तोला गोल्ड और 52.5 तोला सिल्वर और कैश अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर इज कॉल्ड निसाब, एंड द मुस्लिम हु कीप्स वन ऑफ दीज थिंग्स फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड साहिब निसाब। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, हु इज टू पे ज़कात। की ज़कात कौन पे करता है, सिर्फ और सिर्फ साहिब निसाब जिनके पास क्या कहते हैं 7.5 तोला गोल्ड या फिर 52 तोला चांदी मौजूद है, सिर्फ वही क्या कहते हैं जो मतलब देने के काबिल हैं, सिर्फ वही साहिब निसाब मुसलमान ज़कात देते हैं। हर कोई नहीं देता, ठीक है। और इज रिक्वायर्ड टू पे, और कितना पे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जितनी भी टोटल अमाउंट है, वेल्थ है, उसका 40वां हिस्सा जो है ना, सिर्फ वो पे करते हैं। ठीक हो गया। फिर कौन कौन से माल गुड्स के मतलब कि ज़कात में आप नहीं दे सकते, तो कैपिटल गुड्स जैसा मशीनरी इक्विपमेंट्स हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये ज़कात के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है बातों को। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो चैप्टर का आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो है उशर। वो क्या है, उशर। कहता है आ लैंड कीपिंग पर्सन, मतलब कि एक ऐसा लैंड मतलब कि एक बंदा है जिसके पास लैंड हो, उसको 10% पे करना पड़ेगा जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उस पर बना रहा है, अगर वो लैंड जो है इरिगेट हो रहा है बाय नेचुरल मींस। नेचुरल मींस मतलब बारिशें वगैरह, ठीक है। अगर वो लैंड क्या कहते हैं नेचुरल मींस के थ्रू इरिगेट हो रहा है तो उसे 10% क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर देना पड़ेगा, पे उशर करना देनी पड़ेगी अमाउंट। लेकिन अगर तो उसका लैंड आर्टिफिशियल सोर्सेज से इरिगेट हो रहा है, आर्टिफिशियल सोर्सेज से कैनाल्स आ जाते हैं, ट्यूबवेल्स हो जाती हैं, तो अगर इनसे वो इरिगेट होता है तो उसे सिर्फ 5% अपने प्रोडक्ट्स पे देना होता है। और ये जो पेमेंट होती है ये भी ज़रूरतमंद लोगों को या गरीब को जाती है, और इस अमाउंट को बेसिकली क्या कहा जाता है, उशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उशर कहा जाता है। फिर आता है इनहेरिटेंस क्या होती है। क्या, इनहेरिटेंस बेसिकली वो एसेट्स होते हैं कि जब कोई बंदा मर जाए और उसके पीछे जो एसेट्स मतलब कि जो जायदाद पीछे रह जाती है उसको क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। कि जब कोई बंदा मर जाए जो उसके पीछे जायदाद रह जाती है उसको जायदाद को बेसिकली इंग्लिश में एसेट्स कहा जाता है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लीगल हेयर्स, मतलब कि जो लीगल होंगे
वारिस होंगे उस जायदाद के, सिर्फ वही उस क्या कहते हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, जिस तरह हमें इस्लाम ने सिखाया हम उसके मुताबिक क्या कहते हैं उसको आपस में बांट देते हैं। फिर है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट शुड बी डन, कि इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये तीन काम का होना लाजमी है। तीन काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहते हैं पेमेंट ऑफ फनरल एक्सपेंसेस, के मतलब जो मर गया उसके पहले जनाजे के जितने अखराजात हैं उसको उस जायदाद में से दिए जाएंगे। फिर अगर उसके कोई उसने लोन लिया है, उसका कोई उधार है, तो फिर वो पहले उतारा जाएगा। और तीसरा, अगर उसने कोई अपनी विल लिख दी है तो उसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कि उसको अमल में लाया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के थ्रू हमारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगी कि पता किस चलेगा कि कौन से रिलेटिव्स उस जो इंसान मर गया है कौन, मतलब कि उसके रिलेटिव्स लीगल हैं कि वो इनहेरिटेंस को ले सकते हैं, और यहाँ पे जो उनके हेयर हैं वारिस हैं उनके दरमियान कितना कितना शेयर होना चाहिए उसको हम ज़रा देखने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स को। तो उसमें से पहला ये है कि अगर इफ हस्बैंड इज डिकेज, अगर हस्बैंड मर जाए तो जो विडो है, जो बेवा औरत है विल गेट 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस, उसे उस पूरी जो भी उसकी वेल्थ होगी उसका चौथा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड, अगर कोई उसका बच्चा नहीं है। और अगर हस्बैंड का कोई बच्चा है तो जो बेवा का शेयर होगा, विडो मतलब कि बेवा, तो उसका जो शेयर होगा वो क्या होगा, पूरी जो भी वेल्थ है उसका 8वां हिस्सा होगा। ठीक हो गया। फिर टू और मोर वाइफ्स शेयर इक्वली इन दिस प्रिस्क्राइब्ड शेयर, कि मतलब अगर उस जो हस्बैंड है जो मरा है, अगर उसकी दो या दो से ज़्यादा बीवी हैं तो जो भी उसका आपस में शेयर होगा वो उतना ही रहेगा 8वां, लेकिन वो आपस में क्या हो जाएगा इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। फिर A son inherits a share equivalent to that of two daughters, के मतलब कि एक जो बेटा होगा ना उसका जो शेयर होगा पूरी एसेट्स मतलब जायदाद के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, वो दो क्या कहते हैं बेटियों के बराबर होगा। ठीक है। तो आगे लिखा भी हुआ ब्रदर इनहेरिटेंस ट्वाइस एज मच एज अ सिस्टर, के एक बेटी का जो भी हिस्सा होगा उसका डबल जो बनेगा ना वो क्या बनता है उस बेटे का, मतलब कि उस भाई का हिस्सा होगा पूरी जायदाद के अंदर से। ठीक हो गया। फिर आ जाता है ग्रैंड सन, कि अगर पोता है तो पोता बेसिकली क्या इनहेरिट करता है, वो डबल इनहेरिट करता है एज मच एज ग्रैंड डॉटर के। अगर पोता पोती हैं तो फिर जो पोता है पोता भी पोती से डबल हिस्सा क्या कहते हैं इनहेरिटेंस में लेगा, और इसी तरह सोन ही चलता जाएगा फर्दर नस्लों तक। ठीक है। इफ द डॉटर्स आर टू और मोर देन टू, कि अगर बेटियां दो या दो से ज्यादा हैं तो देन फॉर देम 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस, तो फिर उनके लिए जो भी क्या कहते हैं 2/3 हिस्सा बनेगा ना पूरी जायदाद का, उनको वो दिया जाएगा। ठीक हो गया। इफ देर इज ओनली सिंगल डॉटर और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर हर शेयर इज अ फिक्स्ड 1/2। अच्छा, अब यहाँ तो अगर एक ही बेटी हो या फिर एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर, एग्नेटिक का मतलब है बेसिकली जो मेल एंसेस्टर से बेसिकली चलता हुआ आ रहा होता है ना, उसे एग्नेटिक कहा जाता है। तो एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर हो तो उसका शेयर, यहाँ एक बेटी हो तो उसका शेयर फिक्स है, और वो कितना है, वो 1/2 होगा पूरी जायदाद का, जो आधा हिस्सा होगा ना 1/2, वो बेसिकली क्या होगा उनका हिस्सा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि टू और मोर डॉटर्स, अगर दो या उससे ज़्यादा डॉटर्स हो बेटियां हो विल टोटली एक्सक्लूड एनी ग्रैंड डॉटर, अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां होंगी तो अगर कोई पोती हैं तो वो क्या हो जाएंगी एक्सक्लूड हो जाएंगी, उन पे फिर क्या कहते हैं इनहेरिटेंस जायदाद वो ले नहीं सकते, वो जायदाद से क्या हो जाएंगे खारिज हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर है इफ देर इज वन डॉटर, अगर सिर्फ एक ही बेटी हो और क्या कहते हैं एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर हो और मेल एंसेस्टर की तरफ से मतलब कह लें आप एक पोती हो, तो द डॉटर इनहेरिट्स 1/2, जो बेटी होगी उसे 1/2 मिलेगा शेयर में से, और जो एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर होगी वो इनहेरिट करेगी रिमेनिंग 1/6, मतलब जो भी बाकी की इनहेरिटेंस बचेगी उसमें छठा हिस्सा होगा वो किसको जाएगा, उस पोती को जाएगा। देन मेकिंग अ टोटल 2/3 के मिलके आपस में क्या बनेगा टोटली 2/3 बन जाएगा। ठीक हो गया।
फिर द हस्बैंड इनहेरिट्स वन हाफ ऑफ द इनहेरिटेंस इन केस द वाइफ डाइज, कि अगर इस तरह का केस आ जाए, अच्छा जी, अगर इस तरह का केस आ जाए जिसमें अगर उसकी बीवी मर जाए बंदे हस्बैंड की जगह, तो जो हस्बैंड की इनहेरिटेंस होगी, जो जायदाद वो रखेगा, वो पूरी जायदाद का जो वन हाफ हिस्सा होगा ना, वो हस्बैंड का बेसिकली कह लें इनहेरिटेंस वो रख सकते हैं, जायदाद वो ले सकते हैं। फिर नोट, इधर बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना रिमेनिंग इनहेरिटेंस की, जो बाकी पीछे बच जाती है मंगता है हेयर, ये जितने भी वारिस के दरमियान, वो अकॉर्डिंग टू शरिया होती है, और वो क्या होती है, इज वन ऑफ द फोर ड्यूटीज टू बी परफॉर्म इन अ मुस्लिम डाइज। और ये चार ड्यूटी में से जब एक मुसलमान मरता है तो ये करना ज़रूरी होती हैं, और ये अकॉर्डिंग टू शरिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अपनी आपको अगर इन बातों की समझ आ गई होगी, आई होप सो, करनी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनको ज़रा तो रिवाइज के लिए, इससे कोई भी एमसीक्यूज बन के आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, और इसी से रिलेटेड आपके सारे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे।